मैंने अपनी बात शुरू की है एक प्रश्न से। क्या राष्ट्रवाद का विकास बिना मातृभाषा के संभव है? प्रश्न मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं जितनी भी बातें आपसे कहूंगी, उसके बाद भी ये प्रश्न आपके मस्तिष्क को कुरेदता रहे और आपके स्वाभिमान पर चोट करता रहे और आप इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। राष्ट्रवाद देश प्रेम से बहुत आगे बढ़ी हुई चीज है। ये केवल देश प्रेम नहीं है। राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमारे राष्ट्र की संपूर्ण संस्कृति, हमारी पूरी ऐतिहासिक विरासत, हमारी परंपराएं, हमारी भाषाएं, जो कुछ भी हमने अब तक संजोया है, उसके प्रति अगाध श्रद्धा, आस्था और प्रतिबद्धता का भाव निहित होता है। ये भाव निहित होता है कि हम उस पर गर्व करें और इसीलिए हम राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्धारण करते हैं, राष्ट्रभाषा का चयन करते हैं। लेकिन मैंने अपनी चर्चा में राष्ट्रभाषा नहीं, मातृभाषा की बात की है। वो इसलिए की है क्योंकि मुझे ये लगता है कि भारत एक बहुजातीयतावादी राष्ट्र है, भारत एक बहुसंस्कृतिवादी राष्ट्र है, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ प्रत्येक प्रदेश की अपनी मातृभाषा है। आप ये देखिए कि मातृभाषा का महत्व जीवन में संस्कार के समान होता है। मातृभाषा हमें जिस प्रकार सिखा सकती है, जिस प्रकार हमारे राष्ट्र को परिभाषित कर सकती है, वो सामर्थ्य किसी और भाषा में नहीं होती। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि एक भाषा का चयन कर उसे राष्ट्रभाषा बनाने से राष्ट्रवाद का विकास होगा। मेरा मुद्दा ये है कि हमारी जितनी मातृभाषाएं हैं, प्रादेशिक स्तरों पर यदि हम वहां के पीढ़ी को, वहां के बच्चों को उसमें शिक्षित करें, तो वो अपने देश की धरती से, अपने यथार्थ से, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ेंगे और जिस परंपरा, जिस अतीत पर हम गौरव करने की बात कर रहे हैं, उस पर उनके भीतर वो भावना विकसित होगी। यदि हमें ऐसा लगता है कि अलग-अलग भाषाएं हैं, कैसे राष्ट्र का विकास होगा, फिर तो सब में बहुत भिन्नता आ जाएगी, फिर कैसा राष्ट्रवाद? तो हमें ये समझना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये तो हमारी भौगोलिक रूप से बहुत समय से चली आ रही संस्कृति है कि हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारी जातीयताएं हैं। लेकिन यथार्थ ये है कि इन सबको एक सांस्कृतिक चेतना का तत्व जोड़ता है। एक प्रधान सांस्कृतिक चेतना का तत्व है जो हम सबको परस्पर बांधता है। भले ही हमारी भाषाएं भिन्न हैं, लेकिन हमारी चिंतन पद्धति, हमारे जीवन में रहन सहन अलग बात है, लेकिन हमारी जो चिंतन पद्धति है, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो सांस्कृतिक मूल चेतना है, वो तत्व एक ही है। वो वैसा ही एक है जैसे ब्रह्म और आत्मा की बात हम करते हैं कि प्रत्येक आत्मा में उसी ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको इतिहास से देती हूँ। अगर आप अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन पर विचार करें, 500 साल चला यह आंदोलन। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में चला और सबके भाषाएं अलग-अलग थी। प्रत्येक क्षेत्र में प्रादेशिक स्तर पर हर कवि अपनी भाषा में बात कर रहा था, फिर चाहे वो कश्मीर की ललद्वद हो या तमिलनाडु की तिरुवल्लुवर हो या राजस्थान की मीरा हो या असम के शंकर देव हो। लेकिन बात सब एक ही कह रहे थे। एक ही सांस्कृतिक चेतना, एक ही परम ब्रह्म की बात, एक ही समाज सुधार की बात, एक ही जाति प्रथा के विरुद्ध सबको एक करने की बात। तो कुल मिलाकर जो चेतना चलती है वो पूरे राष्ट्र की एक ही होती है। लेकिन जो ये भ्रम प्रारंभ से फैलाया गया, क्योंकि भारत एक बहुभाषीय देश है, इसलिए यहाँ हम भाषाओं में शिक्षा नहीं दे सकते, उससे अंतर विरोध उत्पन्न होंगे, उससे गतिरोध उत्पन्न होंगे और एक बाहर की भाषा को हमने साम्राज्ञी बनाकर वैसे ही बैठा दिया जैसे बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर खा गया। अब आप यदि पूरे परिदृश्य को समझने का प्रयास करें, तो आप देखिए कि आजादी के समय ही जो निर्णय लिए गए, वो एक भारी ऐतिहासिक भूल थी। जब हमें राजभाषाओं का निर्धारण करना था, तब हमने विकल्प के रूप में अंग्रेजी को रख दिया। यद्यपि हमने उसे उस समय सीमित समय के लिए रखा था, लेकिन हमने ये मान लिया कि सारे हमारे संवैधानिक कार्य, हमारे प्रशासनिक कार्य
और हमारे जितने भी न्यायालय आदि से संबंधित कार्य होंगे, उसमें अंग्रेजी का जो मुख्य रूप से जो भी उसमें आधिकारिक पत्र आदि होगा, उसमें हम अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया हमने और ये मान लिया कि उसी का पाठन जो है वो सबसे ज्यादा स्वीकार्य माना जाएगा। और यही हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, जब हमने इतनी सारी भाषाओं वाले अपने देश में हर भाषा की अस्मिता और अस्तित्व पर चोट करके अंग्रेजी को स्वीकार किया। और आप देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, ये तो मानना पड़ेगा कि अंग्रेज बहुत अच्छे अध्यापक थे। एक बार जो उन्होंने पढ़ा दिया, हमने ऐसा पढ़ा है कि 70 साल में हम भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हम जनजातियां हैं, हमारी भाषा जनजातीय है और इसमें शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती, तकनीकी शिक्षा नहीं हो सकती। हम आज भी इस बात को मानते हैं। मैं आपको जोर देकर कहना चाहती हूँ कि भाषा के संबंध में ये फैलाए गए 2 मिथक हमें बड़े भारी पड़ रहे हैं। पहला मिथ तो ये है कि किसी भाषा में शिक्षा और तकनीकी का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें आप शिक्षा और तकनीक नहीं सीख सकते। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे इस धारणा पर कि जब हम कहते हैं कि अंग्रेजी में तो हम शिक्षा दे सकते हैं, तकनीक का ज्ञान दे सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और भाषाओं में नहीं। भाषा का काम अभिव्यक्ति देना है। भाषा केवल अभिव्यक्ति करती है। भाषा के लिए आवश्यकता होती है, यदि उसमें तकनीकी आपको सीखनी है, शिक्षा सीखनी है, तो उसके शब्दकोश का संवर्धन किया जाए। अंग्रेजी तो खुद एक वर्नाक्युलर थी। फ्रेंच और लैटिन के समक्ष उसका कोई अस्तित्व नहीं था, पर उसने धीरे धीरे ज्ञान के समावेश के साथ अपने शब्द भंडार को बढ़ाना प्रारंभ किया और आज आप उसकी स्थिति देखिए। हमारी भाषा तो फिर भी बहुत वैज्ञानिक और समर्थ थी। पुरातन एक लंबा विमर्श और ज्ञान था हमारे पास, फिर भी हमने ये मान लिया कि हमारी भाषा में शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती, और उसके बाद तो एक फैशन सा चल पड़ा। और आप आज देखिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बाढ़ केवल हिंदी प्रदेशों में नहीं आई है। हमारी जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, हम सब में, हम हर स्थान पर भारत में अपनी मातृभाषाओं की अवहेलना करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा ही अंग्रेजी में पढ़ रहा है और हिंदी लिखने में और समझने और बोलने में उसे तकलीफ होने लगी है। मेरे बहुत सारे मित्रों से मैंने बात की, असमिया जो बच्चा है वो आज असमिया को ठीक से नहीं पढ़ पाता, उसको लिखने में भी दिक्कत होती है, पर अंग्रेजी को वो स्वीकारता जा रहा है। एक बाहर की औपनिवेशिक षड्यंत्र के तहत लाई हुई भाषा को हमने शिक्षा का माध्यम इतनी सरलता से बन जाने दिया, धीरे धीरे रोजगार का माध्यम बन जाने दिया। इसके और भी बहुत सारे हित हैं, उस पर भी मैं आपसे चर्चा अभी करूंगी। लेकिन उससे क्या हुआ है, अगर आप उसका परिणाम देखें तो हमारे बच्चों की बौद्धिक क्षमता कितनी कुंद हुई है। आजादी से पहले से गांधी जी इस बात को कह रहे थे कि जो शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है उसमें 10 वर्ष लगते हैं, और जब हम अंग्रेजी सीखकर अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें 16 वर्ष लगते हैं। और इसमें हमारी ऊर्जा, हमारा परिश्रम, हमारा समय और हमारा पैसा, इन सब चीजों की इसमें बर्बादी हो रही है। आप जरा ध्यान से अगर इस चीजों को देखिए, एक बच्चा जब अपने घर में बड़ा हो रहा होता है तो वो कहता है माँ ये मेज है, माँ ये दीवार है, माँ ये चंद्रमा है, माँ ये सूरज है। तो क्या वो उन चीजों को नहीं पहचानता? क्या उनका उसका जीवन से परिचय कम है? नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये मानने लगते हैं कि जब तक वो ये नहीं कहना सीख जाता कि ये मून है, ये सन है, ये टेबल है, तब ये वॉल है, तब तक वो पढ़ा लिखा नहीं। गतिरोध कहाँ आ रहा है? जहां हमने अंग्रेजी को शिक्षा का पर्याय बना दिया है। ज्ञान की क्षमता की बात नहीं हो रही। अंग्रेजी को सीखने के लिए बच्चे के 4-5 वर्ष प्राइमरी से खराब कर दिए जाते हैं। जो चीजें बच्चा सहजता से सीखकर शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है, वो उसको नहीं सिखाई जाती, बल्कि उसको पहले एक भाषा सिखाई जा रही होती है, जिसको सीखना इतना कठिन है क्योंकि वो भाषा ना तो हमारे जीवन से मिलती है, ना हमारी संस्कृति से मिलती है, वो कहीं से भी दूर दूर तक हमारी भाषा है ही नहीं। और मैं बिल्कुल भाषाई निरंकुशता की बात नहीं करती, मैं नहीं कह रही हूं कि हिंदी को पूरे देश पर लाद दीजिए। मेरा ये मानना है कि अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति द्विभाषिया हो,
बाइलिंगुअल हो, ये जरूरी नहीं है। अगर हर बच्चे का अपने देश में हम पूर्ण विकास करना चाहते हैं, तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि उसको सारी शिक्षा दीक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में दी जाए। असली राष्ट्रवाद इससे कैसे विकसित होगा? देखिए, पहले तो इस चीज को समझिए, ये कि तकनीकी की शिक्षा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक साइकिल होती है। अब साइकिल में एक हैंडल होता है, एक चेन होती है, बाकी पहिए के लिए हमारे पास शब्द है, हैंडल के लिए शायद नहीं है। तो साइकिल जहां से बनकर आई, हैंडल ही आया था साथ में। तो अगर हम इसमें अपनी क्रियाएं और अपने प्रत्यय लगाएंगे, अपनी भाषा के, जो भी हमारी मातृभाषा है, तो हम अपने बच्चे को साइकिल की पूरी प्रक्रिया, उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया, उसको चलाने की पूरी प्रक्रिया समझा सकते हैं। लेकिन हमने ये मान लिया कि जब तक पूरी तकनीकी यदि हमें किसी को सिखानी है, तो उसको पूरी भाषा ही दूसरी आनी चाहिए। ये तो वैसा ही है कि देखिए, जैसे भारत ने पूरी दुनिया को योग दिया है। अब आप ये कहें दुनिया से कि यदि आपको वास्तविक रूप में योग सीखना है, तो आपको पहले संस्कृत और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा पढ़िए, तब आप योग को समझ पाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने योग शब्द हमारा लिया, हमारे आसनों को उन्होंने शब्द वैसे ही लिए, उसको धारण किया और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हर तकनीक को, हर ज्ञान को अपनी भाषा के क्रिया प्रत्ययों के साथ उन जो नए शब्दों का जो भंडारण है, उसको हम स्वीकार करें और अपने छात्रों को अगर हम उसमें ज्ञान दें, तो आप यकीन मानिए कि अगर आज हम 10,000 इंजीनियर अपने देश में बनाते हैं, तो कल हम 10 लाख इंजीनियर बना पाएंगे। क्या हम जानते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा न होने के कारण, अंग्रेजी के दबाव के कारण, कितने ही बच्चे उच्च शिक्षा के योग्य खुद को न समझकर शिक्षा दीक्षा छोड़ देते हैं। किसने कहा कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो अच्छा वैज्ञानिक नहीं हो सकता, अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता? ये सब हमारे मन का भ्रम है। कोई भाषा ज्ञान की मोहताज नहीं होती। भाषा का विकास ही तब होता है जब उसमें ज्ञान का, उसमें शब्दकोशों का संवर्धन करते हुए, ज्ञान का संवर्धन करते हुए उसके बोलने वाले लोगों को उसके दिया जाता है। तभी तो दुनिया में आप देखिए, जो देश अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, वहां सबसे ज्यादा मौलिक सृजनात्मक कार्य होते हैं। जापान को देखिए, जर्मनी को देखिए, चीन को देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की क्षमता किसी बाहरी भाषा को सीखने में व्यर्थ नहीं हो रही है। वो अपनी क्षमताओं को निरंतर विकसित कर रहे हैं। उनके जीवन में और उनके व्यवहार में गतिरोध नहीं है। उनके बच्चे जिस भाषा में सोचते हैं, उसी को वो लिखते और पढ़ते हैं। हमारे बच्चे दूसरी भाषा में सोचते हैं, लेकिन जब लिखते पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजी में करते हैं। आज आप देखिए महाविद्यालयों में, जब आप किसी बच्चे से किसी विषय पर बोलने के लिए कहते हैं, तो क्योंकि उसे अंग्रेजी में बोलना होता है, वो बहुत थोड़ा बोल पाता है। लेकिन यदि यही बात उसको अपनी भाषा में कहने के लिए दी जाए, तो हो सकता है कि वो हमें बहुत सारी, बहुत अच्छी, बहुत नई, बहुत मौलिक बातें बता सके। तो भाषा तो एक संस्कार की तरह होती है, और हम 70 साल से, मुझे आश्चर्य होता है कि हम हमेशा उल्टे क्यों चल रहे हैं। हम पहले तो एक नई भाषा, जिससे बालक का परिचय नहीं होता, उसको सीखने के लिए उसे विवश कर रहे हैं, जिसका हमारे जनजीवन से, हमारी संस्कृति से, किसी से कोई संबंध ही नहीं है। उसके बाद जब कहा जाता है कि अपनी भाषाओं को स्थापित करिए, तो सरकार बड़े-बड़े आयोग बना देती है और उनसे कहती है कि आप पहले हिंदी के शब्दकोश तैयार करिए, अनुवाद तैयार करिए, इनके स्थानों पर प्रयोग करने वाले शब्द तैयार करिए। अरे दुनिया में ऐसे कभी कोई भाषा प्रगति नहीं कर पाई। इसका तरीका ये होता है कि जो आविष्कार हुआ, उसके साथ जो शब्द आया, उसे हम अपने शब्दकोश में ग्रहण करते जाएं और साथ-साथ अपने ज्ञान और शब्दकोश का संवर्धन करते हुए अपने छात्र-छात्राओं को उसमें प्रशिक्षित करते जाएं। लेकिन हम तो उल्टा चल रहे हैं। हमारे स्वाभिमान की भावना को ठेस नहीं लगती। हमारे बच्चे जिस संकट से लगातार जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एक नई चीज और है कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आपको स्वयं को हीन भी समझना होगा।
आपको यह भी मानना होगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप सभ्य समाज में बैठने के योग्य नहीं है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे मिथक की। दूसरा मिथ यह है कि मुझे बहुत लोग कहते हैं जब मैं इस पर चर्चा करती हूँ, अरे मैडम आप किस जमाने की बात करती हैं? अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा पर तो हम आज तक विवाद नहीं सुलझा पाए और अंतरराष्ट्रीय भाषा हमने एक भाषा को ऐसे ही बना दिया। भारत के कितने छात्र छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर काम करना है? क्या सबको करना है? नहीं करना। फिर इतनी जद्दोजहद, इतनी तकलीफ किस लिए? और अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होता है? अंग्रेजी अन्य देशों के साथ एक बड़ी संपर्क भाषा है, ये हो सकता है। और आजकल तो इतनी अच्छी तकनीकी है अनुवाद के लिए, द्विभाषियों की इतनी फौज है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे देश अपनी भाषा में काम करके और उसको पूरी दुनिया में स्थापित कर रहे हैं, स्वयं को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या लाभ है? इसके पीछे देखिए क्या है। अब आईआईटी का बच्चा पढ़ता है, विज्ञान का बच्चा पढ़ता है और अंग्रेजी में वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय का अर्थ समझा रही हूं मैं आपको कि उसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया का आकाश उनके लिए खुला है। वो जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे जहां उनको ज्यादा धन मिल रहा है, ज्यादा लाभ मिल रहा है। देश सेवा का विचार वहां उनके मन में नहीं आता। यही बात मैं कह रही हूं राष्ट्रवाद को मातृभाषा से जोड़कर। यदि बालक मातृभाषा में पढ़ा ही नहीं तो कहां से देश सेवा का विचार आएगा? आप देखिए कितना जबरदस्त पलायन है, प्रतिभा पलायन। हम बहुत गौरवान्वित होते हैं, नासा में वैज्ञानिक भारतीय मूल का है, उस वहां पर ये भारतीय मूल का बन गया, वो भारतीय मूल का बन गया, लेकिन वो उस देश का ही नागरिक हो गया है। उसका लाभ हमें नहीं मिलना है, हम थोते ही खुश हो रहे हैं। लेकिन जो काम हम अपने देश में करा सकते हैं, अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देकर, उनकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाकर, उनकी कुशलता को बढ़ाकर जो काम हम उनसे करा सकते हैं, वो हम उनसे नहीं करवा पा रहे हैं। यदि हमारी सारी तकनीकी शिक्षा तक भी हम ये सुनिश्चित कर ले कि हमें अपनी ही भाषाओं में शिक्षा दीक्षा करानी है, तो मैं आपसे कह रही हूं कि ये जो सारे इंजीनियर हैं, जिनको बहुत लालसा है बाहर जाके काम करने की, वो इस देश की सेवा करेंगे। नित नए मौलिक आविष्कार होंगे, नई नई चीजें निकल कर आएंगी, वो इस धरती से जुड़ेंगे। आप कैसे एक दूसरी भाषा को पढ़ाते हुए ये आशा रखते हैं कि यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के जनजीवन को वो बालक समझेगा, यहाँ की धरती से वो प्रेम करेगा? आज आप बच्चों को देखिए, छोटे-छोटे छात्र जो हैं, वो हैरी पॉटर पढ़ते हैं, पर्सी जैक्सन पढ़ते हैं, बहुत सारी आपको अंग्रेजी की पुस्तकें, चेतन भगत सब मिल जाएँगे। लेकिन प्रेमचंद प्रसाद, निराला, सुब्रमण्यम भारती की बात वो नहीं करते। नई पीढ़ी की मैं बात कर रही हूँ, जो आजकल स्कूलों में पढ़ रही है, वो नहीं करते। उससे वो नहीं जुड़ना चाहते, उससे वो अपरिचित है। देखिए एक और बहुत बड़ा संदर्भ है इसमें। जब ये भाषा आई तो ये अंग्रेजों की भाषा थी। अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, उपनिवेश बनाया, फिर हमें अपना हमेशा के लिए एक बाजार बनाए रखना चाहते थे। इसलिए इस मति भ्रम में डालकर चले गए कि अंग्रेजी तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा जी अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है और धीरे-धीरे सबको सीखनी पड़ेगी, ये मैं बता ही देता हूँ। कितना अहित वो कर गए शायद इसका अनुमान उनको नहीं था। मैं आपको बताती हूँ लेकिन कि जब इस तरह की देखिए जब इस तरह की बात आती है, इस तरह का मतिभ्रम हो जाता है, तो स्थितियाँ कैसी हो जाती हैं? अब आप देखिए कि हम अपनी संस्कृति से परिचित नहीं हैं, हम अपनी रहन-सहन से संतुष्ट नहीं हैं। अब होता क्या है कि अब जो अंग्रेज़ों की संस्कृति का पर्याय थी जो उपनिवेशवादी भाषा, वो अब अमेरिकन संस्कृति का पर्याय हो गई है। इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम इंग्लैंड की ओर नहीं देखते। जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो हम अमेरिका की ओर देख रहे हैं। और आप देखिए कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है और जो पीढ़ी युवा होने जा रही है, अभी विद्यालयों में पढ़ रही है, उनमें उस संस्कृति के प्रति कितनी ललक है, कितना लोभ है, उनका रहन-सहन, उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनकी भाषा, उन्हीं की तरह सोचना, उन्हीं के तीज त्योहार, हम हर चीज का अनुसरण कर लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाषा ही संस्कृति को वहन करती है। इस विश्व में जिस-जिस देश से अपनी भाषा को छोड़कर
अंग्रेजी को अपना लिया है। आज अगर जाकर आप उनकी संस्कृति को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ वो संस्कृति, उनकी संस्कृति की वो जड़ें नहीं मिलेंगी, जिन्हें हम अभी तक तो बचा पाए हैं। हम बचा पाए क्योंकि हमारे पास एक विशाल जनसमूह है, जो अब भी अपनी भाषाओं में पढ़ता लिखता है। लेकिन धीरे-धीरे ये संख्या कम हो रही है, क्योंकि देखिए पीछे कोई नहीं रहना चाहता। जब छोटे लोगों को भी पता है कि अंग्रेजी में ही पढ़ने से नौकरी मिलेगी, अंग्रेजी में ही जानने से मेरे बच्चे को पढ़ा-लिखा माना जाएगा। कोई फ़िल्म मैं देख रही थी मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं है, अभी नई आई है। उसमें शुरुआत ही होती है तो वो बच्चा अपने पापा से कहता है कि देखो पापा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ा-लिखा हो गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये रिवर है, ये माउंटेन है। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई देखकर कि क्या जब उसे ये पता था कि ये पर्वत है, ये नदी है, तो क्या वो गलत जानता था? क्या उसके ज्ञान में कुछ कमी थी? बल्कि मैं तो कहती हूँ जब वो पर्वत कहता था, तो उससे उसका परिचय और भी ज़्यादा था। उससे उसकी एक तार उसका जुड़ा हुआ था, जो माउंटेन और रिवर कहने से शायद कभी नहीं जुड़ पाएगा। इस बात पर मुझे बहुत अच्छी अनामिका की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अनामिका जी हिंदी की बहुत अच्छी कवियत्री हैं और उन्होंने अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति होती है, उसको लेकर लिखी है। वो लिखती है, वैसे भी परदेसी भाषा बोलते हुए शतरंज खेलने का तनाव होता है, पर अपनी भाषा के आकाश में गुड्डियां उड़ा सकते हैं खुलकर। गमबूट कस लेना होता है अंग्रेजी बोलते हुए, पर अपनी भाषा के पानी में कर सकते हो मजे से छप छप। और फिर लिखती है, अपनी भाषा समझती है पीर, अपनी ही भाषा में भी गाली भी गा सकते हैं, अपनी ही भाषा में रूठे हुए को मना सकते हैं। देखिए, अपनी भाषा में आपने कभी किसी को गाली दी है और अंग्रेजी में दी है। आप क्रोध का अंतर उस समय देखिएगा। जब आप किसी से धन्यवाद कहते हैं, उस समय अपने हृदय की विशुद्धता का अनुभव करिएगा। लेकिन जब आप किसी से थैंक यू कहते हैं, बहुत छोटा शब्द है हमारे लिए। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। हर भाषा का अपना एक स्वभाव है, अपना एक सामर्थ्य है और उसके अनुसार जब हम बच्चों को उसमें शिक्षित करने लगेंगे, तो वो भाषाएं स्वयं विस्तार पाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले पुस्तकें गढ़ी जाएंगी, पहले भाषा गढ़ी जाएगी और बाद में बच्चों से कहा जाएगा अब अंग्रेजी छोड़ो, हमारी भाषाएं समर्थ हो गई हैं, तो तुम हमारी भाषाओं में पढ़ना शुरू कर दो। अब जो अमेरिकन संस्कृति की मैं बात कर रही थी आपसे, अब उससे क्या हो रहा है? हम देखिए जो लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं ना, वो बाज़ारवादी जो संस्कृति है उसका आसान शिकार होते हैं। आप अनुभव करिए हम बहुत आसान शिकार हैं इस समय अमेरिका की पूंजीपति जो कंपनियां हैं उनका। क्यों? क्योंकि हमारा जो मध्यम वर्ग है, वहां तक हमारे पास अपना कुछ रहा ही नहीं है। हम उनके तीज त्योहारों के हिसाब से सामान खरीदते हैं। हम उनके हिसाब से अपनी चीजों को मनाने लगे हैं, अपने जीवन को जीने लगे हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी लाभकारी पद्धतियां जिनका आभास हमें कोरोना काल में हुआ, उनको भी हमने छोड़ दिया था उस रहन सहन की नकल करते हुए। तो अपने साहित्य से अलग होकर, अपनी संस्कृति से अलग होकर, अपनी जड़ों से कटकर हम अपनी इस पीढ़ी को कहां ले जा रहे हैं? उसके बाद हम ये आशा करते हैं कि ये राष्ट्रवाद जैसी बात को समझेगी। देखिए, जब हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, अगर हमारी छात्र अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो वो हर विचारधारा को समझेंगे। आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, निरंतर नई वार्ताएं होती हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं और हम जानते हैं कि जब हम नई पीढ़ी से बात करते हैं, नए युवा वर्ग से, तो हमने देखा है कि वो लोग किसी भी विचारधारा को नहीं समझते। वो विचारधाराओं का जो तंत्र है दुनिया में उसको नहीं समझते, उनका अपना कोई निश्चित मत नहीं है। उनका निश्चित मत इसलिए नहीं है क्योंकि जिस मत को वो बचपन से बना सकते थे, यथार्थ के धरातल पर रहकर, अपनी धरती से जुड़कर, उससे तो हमने उनको जुड़ने ही नहीं दिया। जो समय था उनका, वो हमने सारा उनका जो समय और परिश्रम है, वो हमने खपा दिया अंग्रेजी सीखने में। और अंग्रेजी को ही ज्ञान समझकर वो पूरे दिन उसको ही सीखते रहे और पढ़ते रहे, तो इससे हमारे शिक्षा में थोड़ी विशुद्धता भले ही आ गई हो। 4 किताबें आपने बाहर की भले ही पढ़ ली हो, पर गहराई नहीं आई है और जीवन में जब तक गहराई नहीं होगी,
जीवन में वास्तविक तरक्की नहीं होगी। जीवन में यदि संवेदनाएं नहीं है, जिस व्यक्ति में व्यक्ति के लिए संवेदना आप विकसित नहीं कर पा रहे, जिसको अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ पा रहे, क्या ऐसे युवा से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र की चिंता करेगा? वो अपने राष्ट्र से जुड़ेगा? मैंने आपको कहा था, राष्ट्रवाद एक व्यापक भावना है। वो सारे युवा अपने देश से प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने देश को प्यार नहीं करते, लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा, राष्ट्रवाद एक व्यापक भावना है। राष्ट्रवाद वो है जिसमें हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं, अपने सारे गौरवपूर्ण अतीत को याद रखते हैं। हमारे बच्चों की स्थिति ये है कि हमारे पुराने पौराणिक संदर्भों से भी वो कटे हुए हैं। आप उनके सामने, जैसे हमारी दादी नानियां कितनी बातें हमसे बोला करती थी, अरे आज तो तुम अंगद के पैर जैसे जम गई, आज तो ये भीष्म प्रतिज्ञा ले ली गई है। कहां जाएंगे ये संदर्भ जब हमारे बच्चे हमारी भाषा ही नहीं पढ़ते? हमारे संदर्भ, केवल हिंदी की बात नहीं, मैं हिंदी भाषी हूं इसलिए हिंदी में मैं उदाहरण दे रही हूं। मैं स्वागत कर रही हूं भारतीय सारी भाषाओं का खुलकर, कि उनको भी संघर्ष करना चाहिए अपने अस्तित्व के लिए। उनके भी बहुत सारे भाषिक संदर्भ होंगे। सुब्रमण्यम भारती इतना कुछ लिख गए हैं, तमिल में उनके बहुत सारे संदर्भ होंगे। केरला के अपने कवि हैं, उनके अपने बहुत सारे संदर्भ होंगे। और वो संदर्भ ही तो जीवन होते हैं। वो हमारी जड़ें होती हैं जो हमें हमारी मिट्टी से जोड़ती हैं। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं किसी को भी कि जिन वृक्षों की जड़ें नहीं होती, उनका अस्तित्व शेष नहीं रहता। और 70 सालों से हम अपनी जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। हम परतंत्र थे, हम भ्रमित हुए, मुझे समझ में आता है, पर हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम अब भी भ्रमित हैं, मुझे नहीं समझ आता। नई शिक्षा नीति में ये मातृभाषा वाली बात उठाई गई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। कहा गया कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, लेकिन क्या उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ दी जाएगी जितना मैं सोच रही हूं? ये मेरे लिए अभी एक विचारणीय प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें विकल्प रख दिया जाएगा? क्योंकि विकल्प तो राजभाषा बनाते वक्त भी रखा गया था, और 15 वर्ष करते करते 70 वर्ष निकल गए, लेकिन अंग्रेजी के प्रति लोगों का मोह समाप्त होने की जगह बढ़ ही गया है। आप अपनी फिल्मों को देखिए, किसी कंपनी का दृश्य देखिए, लोग इस तरह अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं कि यदि आप उस समय कोई हॉलीवुड की फिल्म उठाकर देखें तो आपको बिल्कुल अंतर नजर नहीं आएगा। लगता ही नहीं कि हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत की चीज देख रहे हैं। अनुसरण की भी एक सीमा होती है, और तब जब आपके राष्ट्र का अहित हो रहा हो, आपकी संस्कृति विलुप्त हो रही हो। बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि भारत की संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम उन्हें बचा लेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। आप अपने बालकों से पूछिए, उनसे अपनी संस्कृति का परिचय मांगिए, जो नए स्कूलों में, कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो आपको बहुत कम बता पाएंगे। वो नहीं बता पाएंगे उस गहराई और शिद्दत से आपको अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी, जो हमारे गौरव का प्रतीक है, जो हम सबकी विरासत है। और हमें क्यों लगता है कि हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, तो एक बाहर की भाषा को लेकर हम अपने भाषाई अंतर्विरोध को कुचल देंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे पास कोई भाषाई अंतर्विरोध नहीं है। तमिल में जिस स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है, वही हिंदी में हो रही है, वही गुजराती में हो रही है, वही बंगाली में हो रही है। समझना सिर्फ ये है कि हम उस संघर्ष को अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। तो फिर कहां गतिरोध है? राष्ट्रभाषा की जिद को छोड़कर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारत की भाषा समस्या में बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, क्यों राष्ट्रभाषा की जिद करके हम इस भाषाई संघर्ष को बढ़ाएं और एक बाहरी भाषा को यह अधिकार दें कि वो हमारे स्वाभिमान और अस्मिता को कुचल कर रख दे। क्यों ना हम इसको सिर्फ संपर्क भाषा बने रहने दें, और उसके लिए भी हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, व्यापार ऐसी चीज है, हृदय के तंत्र ऐसी चीज है कि स्वतः ही भाषाएं घुल मिलकर जुड़ती चली जाती है। क्या हिंदी का स्वरूप पहले ऐसा ही था? नहीं, यहाँ भी साहित्य में अवधी और ब्रज भाषाएं प्रखर थी। उससे पहले पौली प्राकृत हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे का संपर्क होता है, भाषाएं अपना स्वरूप गढ़ती हैं। जब हमारी सारी प्रादेशिक भाषाओं को अपने अपने अस्तित्व
अपने अपने स्थान पर अपना अस्तित्व मिलेगा और हमें जुड़ना होगा, तो हम कोई ना कोई ऐसा अपनी ऐसी स्वतः ऐसी भाषा विकसित हो जाएगी जिसमें हर भाषा के शब्द होंगे। और फिर भी यदि कोई भाषाई अंतर्विरोध दिखाई देता है, तो हमें विदेशी भाषाओं के स्थान पर इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हिंदी भाषी प्रदेश में भी भारत की कोई अन्य भाषा हम पाठ्यक्रम में रखकर अपने छात्रों को सिखाएं, जिससे भारत के उस हिस्से से भी वो जुड़ सके। देखिए, ये जुड़ाव बहुत जरूरी है। पर मैं जब बच्चों को देखती हूँ कि वो जब हमारे महाविद्यालय में भी प्रतियोगिताएं होती हैं और कोई विषय बच्चों को दिया जाता है, उनसे बोलने के लिए कहा जाता है, तो वो अंग्रेजी के तमाम शब्दों को भरकर ही उसको बोल पाते हैं। मतलब मैं देखिए, मैंने तो स्वयं कहा कि जिन भाषाओं के लिए हिंदी में शब्द नहीं है, हम बाहें फैलाकर उनको ले लेते हैं। जिन भाषाओं में तमिल में शब्द नहीं है, उनको ले लीजिए, शब्दकोश बढ़ाइए, भाषा की सामर्थ्य बढ़ानी है तो। लेकिन जिन बातों को हम सरलता से बोल सकते हैं, उनको भी हमारे छात्र आज नहीं बोल पा रहे, हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद भी। तो हम कैसा समाज निर्मित कर रहे हैं? इस राष्ट्र में हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हाँ, राष्ट्रवाद की बात लोग करते हैं, तो वो महिलाओं के कपड़ों तक जाते हैं, संस्कृति का ढोल बजाते हैं और तब भी वो कभी भाषा की वकालत नहीं करते। और जो मूल आधार है, जो पूरी संस्कृति को वहन करके चलने वाला तत्व है यानी भाषा, उसकी कोई बात नहीं करता। बहुत सारे वार्ताएं होती हैं राष्ट्रवाद पर मुझे लगता है कि जब तक वो वार्ताएं आप अपनी भाषाओं में नहीं कर रहे, आपके अपने भाषा भाषी तक नहीं पहुंच रही, तब तक सब व्यर्थ है। और इसके पीछे एक बड़ा गहरा षड्यंत्र भी है। आप समझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जितनी कम समझ है राजनेताओं का, तो उतना ही लाभ है। जितने हमारे छात्र अपनी धरती से नहीं जुड़ेंगे, हमारे युवा नहीं जुड़ेंगे, वो देश के लिए उतना कम सोच पाएंगे। और इससे अच्छी क्या बात है? कोई भी बात फैलाइए, किसी भी चीज का प्रचार करिए और बहुत आसानी से जीत जाइए। पहला षड्यंत्र। दूसरा, जिन वर्गों ने अंग्रेजी सीखकर नौकरियों पर इजारा कायम कर लिया है, अभी जो गांव के बच्चे हैं, क्या उनमें प्रतिभा नहीं है? क्या छोटे घरों के बच्चों में प्रतिभा की नहीं है? क्या सिद्ध नहीं किया बहुत सारे बच्चों ने अभी आईएएस बनकर, जब आईएएस में अपने माध्यम से पढ़ने की छूट हुई तो? लेकिन वो जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें तो वो नहीं जा पा रहे। वो आईआईटी में, मेडिकल में जाने से तो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम ये मानसिकता उनकी बना रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग जो कब्जा किए बैठा है, जो इन पर अपना अधिकार समझ कर बैठा है, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाता है, वो इस भ्रम को टूटने ही नहीं देना चाहता, जिससे उसका पूरा कब्जा कायम रहे। जब सारी प्रादेशिक भाषाएं साथ में उठेंगी और उनमें शिक्षा दीक्षा होगी ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे देश के कोने कोने से प्रतिभावान छात्र निकल कर आएंगे। अरे, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, मानवीय संसाधन में सबसे ज्यादा अमीर देश है हमारा दुनिया में। कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है सबसे ज्यादा वैज्ञानिक बनाने में, सबसे ज्यादा इंजीनियर बनाने में, सबसे ज्यादा डॉक्टर बनाने में? हमने स्वयं हमने स्वयं अपने बच्चों की प्रतिभा को कुंद करने का प्रयास किया है। कि आप अभी भी इस बात को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, और जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो ये किस तरह से व्यवहार में आएगी, कैसे इसका प्रयोग शुरू होगा, ये तो कह पाना अभी बड़ा कठिन है। और एक षड्यंत्र है, अंग्रेजी को चलाने से बहुत सारे लोगों का व्यापार चल रहा है। महंगे महंगे स्कूल फीसें देखिए आप उनकी, महंगी महंगी किताबें, महंगे महंगे कोचिंग। आपको पता है, यदि यदि मातृभाषा में वही ज्ञान बच्चों को दिया जाए, तो मुझे लगता है 50% बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ पाएगा। महात्मा गांधी जी की हर बात से मैं सहमत नहीं, पर उनका भाषाई विमर्श आप देख लीजिए, कमाल का है। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा अंग्रेजी में पढ़कर आता है, तो वो अपने घर पर उस ज्ञान को बांट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो भाषा उसके परिवार की भाषा नहीं है, उसके व्यवहार की भाषा नहीं है। वो ज्ञान वहीं रुक जाता है और उस ज्ञान की उपादेयता बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख कर आता है, तो वो हर दिन नया प्रयोग करता है, हर समय उसे जीवन में, व्यवहार में, प्रयोग में लाता है, अपने घर में सबको बताता है।
और जो भी जितने भी लोगों से उसका संपर्क है, उन सबसे वो जुड़ता है। तो जिस जिस तरीके से हम अवहेलना कर रहे हैं अपनी भाषाओं की, जिस तीव्रता से अंग्रेजी के स्कूल बढ़ रहे हैं, और फिर भी सरकारी आदेश हमेशा उल्टे ही आते हैं। नई शिक्षा नीति के आने से पहले मैंने एक समाचार में मैंने एक दिन देखा था कि सरकार ने कहा कि अब बीटीसी में भी वो हम बीटीसी यानी जो प्राइमरी शिक्षा होती है, सब बेसिक शिक्षा जो होती है सरकार की ओर से स्कूलों में, उसमें भी हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे। कुछ उल्टा चलने की ऐसा लगता है कि हमने एक प्रवृत्ति बना ली है, हमने एक परंपरा डाल दी है। अब हम उन छोटे-छोटे जो बेसिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी अंग्रेजी से लाद देंगे और 4-5 वर्ष हमारे बच्चे केवल भाषा सीखने में लगाएंगे। जब वो उस भाषा को सीख लेंगे, उसके बाद फिर वो ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। जबकि हिंदी नहीं, जबकि अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाला बालक स्वतः ही वो सारी चीजें सीख जाता है। आप क्या सिखाते हैं उसे अंग्रेजी में? नर्सरी में जब वो जाता है तो आप एप्पल सिखाते हैं, मैंगो सिखाते हैं। क्या इसे स्कूल में सिखाने की जरूरत पड़ेगी? ये तो बच्चा घर से सीखेगा। क्यों अमेरिका में किंडरगार्टन 5-6 साल से शुरू होता है, वहां बच्चों पर पढ़ाई का इतना दबाव नहीं है। आप ध्यान से विचार करके देखें, पढ़ाई का दबाव नहीं है, अंग्रेजी का दबाव है। हम सब मनुष्य हैं, अपने जीवन की आवश्यकताओं को, अपने जीवन के जरूरतों को, अपने जीवन के संवेदनाओं को, अपने परिदृश्य को, अपने वातावरण को हम सहज रूप से समझने की सामर्थ्य रखते हैं। पर बार बार अंग्रेजी में पढ़ाकर हमें ये बताया जा रहा है कि हम इन चीजों को नहीं समझते। जब मैं अपनी बच्ची को पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो ईवीएस पढ़ रही है। अभी उसको लगता है कि उसने नदी और पहाड़ के बारे में कोई बहुत नई चीज पढ़ ली। जब वो मुझे पूछती है और मैं जब उसको हिंदी में कोई अच्छा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ, तो वो मुझसे कहती है कि माँ, हम क्यों नहीं अपनी भाषा में पढ़ते? हम क्यों पढ़ते हैं अंग्रेजी में? एक ऐसी भाषा जो बहुत दूर देश की भाषा है। मेरे लिए शुरू से ये बहुत भावुकता का प्रश्न है। मेरा बड़ा जुड़ाव है भाषा से, और कष्ट मुझे इसलिए होता है कि 70 सालों में भी हम इस बात को अपने नीति नियंताओं को समझा नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी कष्टदायी बात यह है कि जनता इसकी कभी मांग ही नहीं करती कि हमें हमारी भाषाओं में शिक्षा और हमारी भाषाओं में रोजगार मिलना चाहिए, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। और भारत जैसे कुछ एशियाई देश और हैं जिनकी ये दुविधा है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और बाकी देशों को आप देखिए, वो कितने स्वाभिमान के साथ खड़े हैं, उनके बच्चे उनकी भाषाओं में पढ़ रहे हैं, निरंतर विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को एक ऐसा भयावह वो अंग्रेजी का एक तंत्र दे दिया गया है जिससे वो लगातार जूझ रहे हैं, उसी कश्म में पड़े हैं। जिसने अंग्रेजी अच्छी सीख ली, अंग्रेजी अच्छा बोलना सीख लिया, वो ज्यादा पढ़ गया। जिसने नहीं सीखी वो नहीं। आजकल माएं डॉग लैंग्वेज यूज करती हैं अपने बच्चों के लिए। बेटा सिट, बेटा कम, बेटा ईट। और इसी बात को अगर माँ अपनी भाषा में कहे तो कैसे कहेगी? मैं तो हिंदी भाषी हूं, तो मैं तो यही कहूंगी, बेटा खा लो, बेटा आपको भूख लगी है खा लो। मैंने तो यहां तक देखा है माताओं को कि उन्होंने मुझे बताया कि यदि मेरा बच्चा ये नहीं कहता गिव मी वाटर, तब तक मैं उसको पानी नहीं देती, वो अंग्रेजी कैसे सीखेगा? क्या बेचैनी है, क्या, क्यों इतनी विवशता, क्यों हमारे तंत्र ने, प्रशासन ने इतनी सारी विवशताएं हम पर लाद दी हैं कि एक प्रशासक जो 70 साल पहले हमें छोड़कर चले गए, अब भी हम उसी भाषा को सीखें, उसी में पढ़ें, उसी में बात करें, और उसमें जो पढ़े उसे ही अच्छा रोजगार मिले। तो ये एक चिंतनीय प्रश्न है, इस पर हम सबको विचार करना होगा। और मैं तो ये चाहती हूं कि हम सभी प्रदेश अपनी पूरी एकता के साथ अपने इस मौलिक अधिकार के प्रति सजग हो और इसकी मांग करें। यदि मेरी बात आपको थोड़ा सा भी उद्वेलित करती है अंदर से, तो आज मेरा आपसे वार्ता करना पूर्ण सफल होगा, ऐसा मैं मानती हूं। कि जैसे आपने बोला कि हमारा देश बहुभाषी है,
तो उसमें भी जो देश है सबकी अलग भाषा है। जैसे कि आप उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जाते हैं तो उनकी अलग भाषा है। आप अब नॉर्थ के अंदर आते हैं तो हमारी अलग भाषा है, तो हम हिंदी से कनेक्ट जुड़ जाते हैं। लेकिन साउथ में जो अंग्रेजी चलता है, उनका अपनी भाषा चलता है, हिंदी से कोई लगाव नहीं है, तो फिर उससे कोई नहीं ऐसा नहीं, ना हो कि कोई। आपको मैं बताती हूँ कि हिंदी से उनको बहुत लगाव है। ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है ना। देखिए, पहली बात तो ये, और ना हो हिंदी से लगाव। मेरा जो प्रश्न है ना, मैं जो मुद्दा उठा रही हूँ वो ये है कि यदि तमिल भाषी है तो उसका अधिकार है कि वो तमिल में पढ़े, बच्चा तमिल में चीजों को जाने, उससे वो स्वतः जुड़ जाएगा। क्योंकि आप तमिल संस्कृति को देखिए और अपने उत्तर भारत की संस्कृति को देखिए, हमें लगता है ये भी अंग्रेजों की दिया हुआ ही सिद्धांत है, आर्य और द्रविड़ वाला। इसको भी आप पूरी तरह विश्वसनीय नहीं मान सकते। ये उनकी विभेद विभेद करने की नीति की उपज है। आप बताइए ना, क्या कृष्ण के मंदिर उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है? क्या वही रामायण, वही महाभारत की कहानियां दोनों संस्कृतियों में प्रचलित नहीं है? क्या हमारा सांस्कृतिक जो हमारी जो सांस्कृतिक पौराणिक हमारा जो खजाना है, विरासत है, क्या हम उसको बांटते नहीं है? हम बांटते हैं उसको, तो फिर अंतर्विरोध कैसे हो सकता है? और अगर हम एक तमिल बच्चे को विवश करें कि पढ़ने के लिए वो हिंदी सीखे, हिंदी सीखे, तो ये फिर वही भाषाई निरंकुशता है जो हम अंग्रेजी के साथ करते हैं। बस हमें समझाना उनको ये है कि ये अंग्रेजी के प्रति अनावश्यक मोह छोड़कर आप अपनी भाषाओं की ओर जाइए, और एक भाषा, और हम इस तरह एक दूसरे की भाषाओं को देश में सीखें कि एक दूसरे से जुड़े। देखिए, हिंदी का एक दक्षिणी हिंदी रूप भी है। आजादी के समय से पहले ही, जब 1857 के संग्राम के बाद जो राजा अपने आपस में संपर्क करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, और व्यापार जो होता था दक्षिण से उत्तर भारत में, व्यापार तो होता ही होगा ना, तब तो अंग्रेजी नहीं थी। तो जरा मुझे सोचकर बताइए कि जब अंग्रेजी नहीं थी तब कैसे व्यापार होता था? क्या तब लोग आपस में बात नहीं करते थे? क्या केरला से इलायची तब आगे नहीं आती थी? आती थी, तब भी व्यापार होता था। तो कैसे होता था? क्योंकि एक थोड़ी परिचित सी भाषा, जिसे हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं, वो उस समय भी थी, और वो वैसी टूटी फूटी हिंदी है जिससे हम सभी परिचित हैं, दक्षिण भारतीय परिचित हैं। बस उनके मन में ये खौफ पैदा कर दिया गया है कि यदि वो हमसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से जुड़ेंगे तो हिंदी के लोग ही रोजगार पर कब्जा कर लेंगे, हिंदी के लोग उन पर शासन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और देखिए, कोई भी भ्रम तभी फैलता है जब हमें आधा ज्ञान होता है। और पूरा ज्ञान कैसे होगा? कि जब हमारे छात्र अपनी मातृभाषाओं में पढ़ेंगे तो उनको पूरा ज्ञान होगा, वो वस्तु स्थिति को समझेंगे। एक तमिल बच्चे ने यदि तमिल में पढ़कर पूरा ज्ञान अर्जित किया और सब कुछ समझा, उसके बाद वो ये समझेगा कि जो संस्कृति उत्तर भारत की है वो उससे बहुत दूर नहीं है। आखिर राम ने पैदल चलते हुए पूरा भारत नापा था और तब वो श्रीलंका पहुंचे थे। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारी जो अमूल्य विरासत है वो एक साझा विरासत है। जिस समय कबीर लिख रहे थे उस समय तिरुवल्लुवर वही लिख रहे थे। उस समय सारे आलवार भक्त जो है उन आलवार भक्तों का प्रभाव राम भक्तों पर पड़ा। जो कुछ दक्षिण में रामानुजाचार्य ने कहा, जो कुछ दक्षिण में शंकराचार्य ने कहा, क्या उत्तर भारत उससे अछूता रह गया? ये सिर्फ राजनेताओं का फैलाया हुआ एक भ्रम जाल है और इसमें बहुत मुनाफा है। मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए संस्कृत। इसका यही सोल्यूशन है। 15वीं शताब्दी तक वियतनाम का नेशनल लैंग्वेज और रॉयल लैंग्वेज जो जिसे राजभाषा कहते हैं वो संस्कृत था। बहुत अच्छा। देखिए, प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर हम व्यवहारिक स्तर पर जाएं थोड़ा सा, देखिए अभी तो हमें अपनी ही भाषाओं की ओर लौटने में समय लगेगा। आप हिंदी में ही गडमड नहीं हुआ है, हमारी जितनी भाषाएं हैं प्रादेशिक, सब में गडमड हुआ है। आप किसी भी भाषा के भाषाभाषी से बात करिए तो सब जगह अंग्रेजी बहुत ज्यादा घुल मिल गई है। तो पहले तो हमें उसके ही कुछ शब्दों को लेना पड़ेगा। अभी संस्कृत जबकि केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा बनकर रह गई है, अध्ययन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा एक ऐसी चीज है
जिसमें हम समय को कभी भी पीछे नहीं ले जा सकते। संस्कृत को संपर्क भाषा बनाने के लिए हमें फिर से पुनः संस्कृत का अध्ययन, अध्यापन और व्यवहार प्रारंभ करना है। और वो एक बार आपका विचार तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस तक जाने में तो हमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी तो हम अपनी जो हमारी व्यवहार की भाषाएं हैं, जिसमें आप और मैं अच्छी तरह बोल पा रहे हैं, अभी हम उनको ही अपने शिक्षा की भाषा नहीं बना पा रहे हैं, संपर्क की भाषाएं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन बच्चों में जो 15, 18, 20, 25 साल के बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। कम्युनिकेशन में घर में तो हिंदी में बात तो कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के प्रति उनकी आस्था जगाना, प्रेम जगाना, वो कैसे, कहाँ से शुरू करें? समाधान बताइए जरा सा। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरतों से ही व्यक्ति बंधा होता है। इसीलिए मैंने जो अपनी बात का अंत किया था, तो मैंने यही कहा कि हमारी शिक्षा अपनी भाषा में पाना और रोजगार पाना हमारा मौलिक अधिकार है। तो ठीक है, अभी जो हमारी पीढ़ी संक्रमणशीलता से गुजर रही है, उसको तो शायद हम नहीं सुधार पाए, लेकिन अगर नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन करते समय इसके प्रति सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखाए और हम नागरिक होने के नाते उसमें अपनी आस्था रखें, तो धीरे धीरे ये गतिरोध दूर हो जाएगा। क्योंकि जरूरतें ही देखिए व्यक्ति को बनाती हैं। हम अंग्रेजी की ओर क्यों गए? क्योंकि हमने देखा कि अंग्रेजी पाने वालों को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। तो ये शर्त जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक प्रशासन इस स्तर पर काम नहीं करेगा कि हम सभी अपनी भाषाओं में काम कर सकें, और देखिए इसमें कोई संकट भी नहीं है। लोग कहते हैं कि अब कोई किसी भाषा में काम करेगा प्रदेश का, कोई दूसरी भाषा में प्रदेश का व्यक्ति काम करेगा, तो आप कैसे उसको जोड़ेंगे? अब तो बहुत तकनीकी उपलब्ध है, तुरंत अनुवाद हो जाता है सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और भी इसमें हमें करनी पड़ेगी जब सरकार इस पर ध्यान देगी, और इस पर हम लोग, आपको मैं बता दूं कि मैं इस पर एक बहुत विशेष शोध कार्य करा रही हूँ, मेरी एक शोध छात्रा कर रही है, और उसमें हम इसी पर काम कर रहे हैं कि जो तकनीकी है, अभी आप देखिए फोन जब हमारे हाथ में होता है तो हम अपनी लिपि की जगह तुरंत मैसेज अंग्रेजी में, मतलब है अपनी भाषा में रहे होते हैं, पर उसे अंग्रेजी में ही हम टाइप कर देना चाहते हैं। तो ये जो सुगमता है जो हमें अंग्रेजी में दिखाई दे रही है, हमें इतनी उन्नत तकनीक बनानी पड़ेगी कि हम उसे अपनी भाषाओं में उपलब्ध करा सके, जिससे हमारे भाषाओं के प्रति, अपनी भाषाओं के प्रति व्यक्ति और बच्चों का मोह जगे। लेकिन फिर वही बात आती है, जब आपने अपनी भाषा में बच्चों को प्रारंभ से शिक्षित ही नहीं किया और आपने ये मान लिया कि तकनीकी शिक्षा तो अंग्रेजी के बिना संभव ही नहीं हो सकती, तो ये तकनीक का निर्माण कैसे होगा? और फिर हम ये हाय हाय करते हैं कि हिंदी तकनीक में पीछे है, तमिल तकनीक में पीछे है, उसमें कंप्यूटर में काम नहीं हो पा रहा। अरे, जापानी जैसी कठिन लिपि में उन्होंने कंप्यूटर में काम कर लिया, क्योंकि शुरू से उन्होंने अपनी ही भाषा में अपने बच्चों को सिखाया और काम किया। तो मुश्किल तो है, आपकी बात बिल्कुल व्यवहारिक और प्रश्न सटीक है, लेकिन शुरुआत हमें कहीं से तो करनी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे महसूस हुआ कि भाई हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में जाना चाहिए या नेशनल लोकल लैंग्वेज में जाना चाहिए? ये आपको कब महसूस हुआ? मतलब मुझे तो ये बहुत बचपन से ही महसूस होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ, देखिए मैं भी अध्यापिका हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, और मैं तो खैर बड़े स्तर पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, पर मैंने बच्चों की जो दुविधाएं देखी हैं पढ़ने में, आप कभी, मैं इस पर एक सर्वे भी कर रही हूँ, और बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो ये कोरोना संकट समाप्त होने के बाद, क्योंकि उसमें समय लगेगा 1-2 साल के भीतर, मैं इसका एक डाटा भी प्रस्तुत करूंगी बहुत जल्दी कि बच्चों को कितनी दिक्कत होती है। आप मुझे बताइए कि अगर गाय गाय है और उसको काऊ कहने के लिए उसको विवश किया जा रहा है, तो इस गतिरोध को, अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको ये अनुभव नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पर कोई बात नहीं, भांति भांति के लोग और व्यक्तित्व तो होता है दुनिया में। गुंजन जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको साधुवाद, जो आपने हिंग्लिश के दौर में इस विषय में बोलने का उत्साह दिखाया। हिंदी से पहले उर्दू मिला, फिर कुछ अन्य विदेशी भाषाएं भी मिली उनसे, और फिर अंग्रेजी मिली। कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूर्ण रूप से शायद पीछे जाना तो शायद इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगा, कि चाहे हम सब कुछ अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में क्यों ना करें, मतलब ग्लोबल भाषाओं में,
हमें आराम अपनी मातृभाषा में ही मिलेगी। तो इस मानसिकता को उजागर करने के लिए अगर कोई सुझाव हो तो दें प्लीज। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपकी यही सोच तो बदलनी है। आपने कहा पीछे जाना। आपको क्यों लगता है कि अंग्रेजी आगे है और हम पीछे हैं? ज्ञान, देखिए, भाषा कोई आगे पीछे नहीं होती। अगर मैं दो बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, मुझे कोई मशीन चलानी है, दो बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं एक बच्चे से कहती हूँ कि पहले जाओ अंग्रेजी सीख कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी, तो वो पहले सीख कर आएगा क्योंकि मैं उसे अंग्रेजी में ही सिखाऊंगी। और एक बच्चे से मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या आता है, उसने कहा कि जी मुझे गुजराती आती है, तो मैंने गुजराती में ही उसको समझाना शुरू किया कि देखो ये है और ये ऐसे चलता है, तो क्रियाएं और प्रत्यय तो मैं अपने ही लगाऊंगी ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि उसमें अपनी ही क्रियाएं प्रयोग करूंगी, अपनी ही भाषा के सारे मैं प्रत्यय प्रयोग करूंगी। उस चीज जिसे सिखाना है उसके कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं जिनका अंग्रेजी ही नाम हो, तो उनको मैं केवल अंग्रेजी में बोलूंगी और मैं उसको पूरी प्रणाली समझा दूंगी, तो वो सीख जाएगा। और दूसरा बच्चा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि जाओ अंग्रेजी में ही सीख पाओगे, अभी वो पहले अच्छी तरह अंग्रेजी को जाने क्योंकि उसे नहीं आती, उसके बाद वो आएगा और फिर मैं उसको अंग्रेजी में बोल बोल कर समझाऊंगी। आप इसमें समय, परिश्रम दोनों की कितनी बर्बादी हो रही है, इस बात को समझिए। तो ये पीछे जाना नहीं है। दूसरी चीज ये जो आप कह रही हैं, अगर यही मानसिकता हमारी रही कि आराम हम अपनी भाषा में करेंगे, तो बहुत जल्दी हमारी भाषाओं का वही हश्र होने वाला है जो संस्कृत का हुआ है। आराम तो हम संस्कृत की गोद में भी जाकर कर सकते हैं। आराम की ही भाषा बनाना है अगर, तो फिर तो इतना कुछ मेरा कहना ही व्यर्थ है। यही तो मेरा मुद्दा है। आराम की भाषा हमें संस्कृत है ना, संस्कृत में आराम कर लेते हैं, वेदों और पुराणों की गोद में हम आराम कर लेते हैं। देखिए, आराम की भाषा नहीं बनाना है, शिक्षा और तकनीक की भाषा बनाना है, क्योंकि जो भाषा शिक्षा और तकनीक की बनेगी वही टिकेगी। बाकी सारी भाषाएं फिर केवल अपने साहित्य की भाषाएं बनकर रह जाएंगी। केवल घरों में उनके साहित्य की पुस्तकें रखी रहेंगी और जिनको बहुत लगाव होगा वो उनको सीखेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन जीवन की भाषाएं वो नहीं रहेंगी। ये मेरा मुख्य प्रश्न है। इसलिए इस मानसिकता को हमें बदलना है। विकास की एक परिभाषा होती है। विकास की परिभाषा ये होती है कि हर बच्चा चीजों को समझे, जब तक वो युवा बने, हर बात को समझने लायक उसकी बुद्धि विकसित हो गई हो, हर संदर्भ को वो ग्रहण कर सके, प्रकृति के हर तत्व की वो व्याख्या कर सके, जीवन के हर उपादान से उसका परिचय हो, कैसे जीवन को जीना है, कैसे जीवन को आगे ले जाना है, कैसे वैज्ञानिक बनना है, कैसे डॉक्टर बनना है, ये वो जाने, तो ये तो वो अपनी भाषा में भी जान सकता है। इसीलिए मैंने इसको मिथक कहा था। ये एक मिथकीय वातावरण तैयार किया जा रहा है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी बात को समझने वाले कम हैं और इस मिथक में पूरी जनता उलझी हुई है। तो बहुत सारे प्रश्न है और एक एंगेजमेंट थोड़ी सी करने की कोशिश करता हूँ। आपने एनईपी की बात करी, शायद यहाँ से शुरू करते हैं। तो एनईपी में 4 भाषाएं इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, इंग्लिश, हिंदी, एक रीजनल लैंग्वेज और एक मदर टंग। अभी हमारे भारतीय शिक्षा क्या है, जो लोकल विलेजेस में स्कूल प्रोग्राम है, उसमें ये हालत है कि अंग्रेजी तो कुछ शब्दों के बियॉन्ड टीचर बोल नहीं सकता। अब हमारी एनईपी से ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी हम एक मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करेंगे हरियाणा के गांव में। आप सोच सकते हैं कैसी, एकदम ऐसे लगता है कि बेहुदा पॉलिसी है। तो अब ये सब हम बात जरूर कर सकते हैं और बहुत आगे बातें लेक्चर्स में ऐसी आ सकती हैं, मगर जब तक ये गवर्नमेंटल इंटरवेंशन या तो हट जाए पूरी की पूरी या सोच समझ के कार्य आगे बढ़े। और दूसरी बात, जहां तक मातृभाषा और रीजनल लैंग्वेज की बात है, वो भी 5th स्टैंडर्ड तक है। उसके बाद ये ऑप्शन दी जा रही है कि इसके बाद शायद 8वीं तक जा सकेगी। और उधर ही यूपी गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन में अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर रही है। हाँ, बिल्कुल। हर तरफ मतलब समझ में ही नहीं आता कोई कर क्या रहा है।
हिंदी जो कि हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगता है। हिंदी इम्पोज करने की बात अभी भी भारत में ये सब चलते रहता है हर जगह। ये ऑफिशियल स्टैंड क्या है, राइट? एक आरएसएस का जैसे राहुल ऑफिशियल जी, स्टैंड है हिंदी जी। हाँ जी, आपका तो ब्लड बॉयल हुआ, और मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसे इतनी भावुक हो गई, क्योंकि शायद मुझे लगा कि पूरा देश, मुझे जगह जगह से लोग सुन रहे हैं। तो ये मुद्दा जो है, मतलब बचपन से इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया है कि हम उल्टे क्यों चलते हैं। अब देखिए, गांव का बच्चा है, जिस भाषा में पढ़ रहा है, उसके बाद जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है, तो वहां की एक बोली भी होती है गांव की। थोड़ा बोली और भाषा में फर्क है, शिक्षा भाषा में हो सकती है, बोली में तो नहीं हो सकती, पर वहां की एक बोली भी होती है। अभी भाषा से उसका परिचय हो ही नहीं पाया, पर फिर भी वो बोली और भाषा में तो अंतर संबंध है, और आप फिर वही कर रहे हैं कि एक बिल्कुल ऐसी नई चीज आप उसको लाकर दे रहे हैं कि नहीं। तो अंग्रेजी को शिक्षा का पर्याय मानने की जो ये बीमारी है, जो अंग्रेजों ने तो ऐसे ही, मतलब कोरोना की तरह एक संक्रमण डाला था, जैसे चीन ने किया, और इतना संक्रमित हो गए हम लोग उससे कि हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। फिर चाहे वो संघीय विचारधारा हो, फिर चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा हो, या फिर कोई और विचार, कांग्रेस तो रहने ही दीजिए, क्योंकि आज जो अंग्रेजी की गोद में देश सोया हुआ है, वो किसकी देन है ये हम सभी जानते हैं। और देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस बात को समझाने का प्रयास किया कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों। अब ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा था, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक ये परिदृश्य नहीं बदल सकता, आपके मेरे कहने से नहीं बदल सकता। क्योंकि हम और आप ये तो नहीं कर सकते कि सारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ें और हम अपने बच्चे को फिर हिंदी में पढ़ा दें, और वो बेचारा आगे जाकर फिर हमसे इस बात के लिए नाराज रहे पूरी जीवन कि मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आपको तो अपने सिद्धांतों पर चलना था। तो सरकार को इस शिक्षा नीति में भाषा को लेकर एक बार पुनरावलोकन करना चाहिए। इसकी मांग कैसे उठे, कैसे हम इस पर बात करें, इसका भी मार्ग हमें निकालना पड़ेगा। तो अब एनईपी तो मुझे 2030 तक हम बन जाएंगे इससे। जो भी अभी कुछ थोड़ी सी भी फ्रीडम संस्कृत सीखने का और ये सब जो चीजें आ रही हैं, एक्चुअली उल्टा ही होने वाला है उसका। स्कूल टीचर्स की ऐसी हालत होने वाली है कि उनको ना तो तमिल, यहाँ पर हरियाणा में बैठ के तमिल सिखाने की कोई स्थिति है नहीं, ना टीचर्स हैं हमारे पास। तो मतलब मेरा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन यहाँ से आ रही है कि हम बात कर सकते हैं, मगर एनईपी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक्चुअली अगर हमारे को कुछ ऑपोजिशन करना है तो इस एनईपी का करना चाहिए, और ये तो अपनी सरकार है। तो हम नेहरू गांधी को, उन्होंने अंग्रेजी में जो किया 70 साल किया, मगर हमारी अपनी सरकार हमारे साथ ये कर रही है, तो उसका क्या? बिल्कुल हमें आपत्ति करनी चाहिए। और नेहरू जी को छोड़ दीजिए, गांधी जी बिल्कुल पक्षधर थे मातृभाषा में शिक्षा दीक्षा के। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्रीमेंट है मेरा। वो हिंदी को प्रमोट करते थे, वो एक्चुअली कहते थे भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और यही स्टैंड आरएसएस का भी है आज भी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रभाषा के स्तर पे उन्होंने जरूर हिंदी की बात की, क्योंकि वो उस समय स्वतंत्रता संग्राम की भाषा थी। वो खुद गुजराती भाषी थे, हिंदी भाषी नहीं थे विशुद्ध। लेकिन उन्होंने मैंने भी उनका पूरा दर्शन, भाषा विमर्श पढ़ा है, और इस बात की उन्होंने पुरजोर वकालत की कि बच्चा जिस शिक्षा के साथ बड़ा हो, जिस भाषा के साथ बड़ा होता है, यदि वो उसमें पढ़ता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। इस बात पर उन्होंने एक नहीं अनेकों स्थानों पर मैंने इसके उदाहरण देखे हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली हमारे एक स्पीकर रहे हैं, उन्होंने लिखी है, शायद आप जानते भी हो, अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल, संक्रांत सानू, बहुत अच्छी बुक है। बहुत उन्होंने कैंपेनिंग करी है और रिसर्च, अगर आप कोलैबोरेट करना चाहें उनके साथ तो काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, काफी काम कर रहे हैं। तो एक आपकी दूसरी बात थी, उस पे आ जाते हैं। आपने कहा कि मिश्रण भाषा का, जैसे हिंदी अंग्रेजी बोलने में, इससे भी मेरी थोड़ी सी आपत्ति है। अंग्रेजी पूरे विश्व की एक कनेक्शन लैंग्वेज इसलिए बन पा रही है क्योंकि वो हर भाषा से सीख रही है, उनके शब्द अडॉप्ट कर रही है। और एक्चुअली भारत के लिए हिंदी ऐसी ही है, जैसी आपने बात कही, दक्षिणी हिंदी है। वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि
सब अपनी अपनी तरह से, जैसे महाराष्ट्र की वो ऐसी हिंदी है एकदम स्ट्रीट हिंदी जिसको कहेंगे। एक्चुअली हिंदी को ऐसा ही होना पड़ेगा, अंग्रेजी से अडॉप्ट करना पड़ेगा, उड़िया से, तमिल से, हर जगह से अगर शब्द अडॉप्ट होंगे तब वो एक कनेक्टिंग भाषा बनेगी। बिल्कुल, अगर हम संस्कृताइज्ड हिंदी को सोचेंगे कि वो हमारी कनेक्टिंग भाषा हो, कभी भी नहीं हो सकती। नहीं, वो तो मेरा उस तरफ तो कभी भी मेरा मत नहीं था। मैंने वही कहा था जब जिन्होंने संस्कृत का विचार रखा था कि देखिए हम पीछे नहीं लौट सकते भाषा के संबंध में। तो यहाँ तक कि जो कुछ अंग्रेजी के शब्द हमारे भाषा में घुल मिल गए हैं, बिल्कुल व्यवहार में आ गए हैं, उनको भी हमें स्वीकारना पड़ेगा यदि हम अपनी भाषाओं के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। यदि हम वहां बिल्कुल भाषाई शुद्धिकरण की जिद पर अड़े रहेंगे तो भी हम अपनी भाषाओं को वैसे ही खो देंगे जैसे हमने संस्कृत को खो दिया है। शुद्धता का जो आग्रह है वो भाषा को मार देता है। भाषा तो प्रगतिशील चीज है, निरंतर चलने वाली है। जीवन में जब नई चीजें आएंगी, जैसे कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे नए शब्द आ गए। अब हमारे यहाँ सरकार का मजाक देखिए कि वो उस कंप्यूटर को लेकर हिंदी के विद्वानों से उन्होंने कहा कि इसकी शब्दावली तैयार करिए। अरे क्या जरूरत है? व्यर्थ का परिश्रम, व्यर्थ का पैसा, उन्होंने उस पर करोड़ों पैसा बहा दिया, उसकी क्या जरूरत थी? अगर कंप्यूटर है और कीपैड है, माउस है, तो ये शब्द तुरंत हमें अपने शब्दकोश में ग्रहण कर लेने चाहिए थे और एक जो भी नया आविष्कार होता है उससे संबंधित सारे शब्द हमारी भाषा में स्वतः आ जाने चाहिए। लेकिन हम उसको अनुवादित करने बैठ जाते हैं। तो वास्तविकता ये है कि हिंदी को और प्रादेशिक भाषाओं को लाने का इनका कोई विचार ही नहीं है। नहीं तो ऐसी उल्टी नीति, इतने बड़े बड़े आईएएस होने के बाद अगर लोग इस तरह की नीतियां बनाते हैं तो मुझे तो उनकी बुद्धि पर ही संशय होने लगता है। आपसे ये बिल्कुल सहमत हूँ। और एक्चुअली ये सब एनईपी जैसी पॉलिसी इसीलिए आती है क्योंकि वो आईएएस बनाते हैं दिल्ली में बैठकर। बिल्कुल, प्रॉब्लम सारी की सारी यहीं से उत्पन्न होती है। वो जुड़ाव नहीं है ना। देखिए, मैं वही मुख्य मुद्दा वही है ना, बच्चों ने अपनी भाषा में जब पढ़ा ही नहीं जीवन से, प्रारंभ से, अपने साहित्य, अपने संस्कृति, अपनी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा से परिचय ही नहीं हुआ, तो उसकी चिंता का विषय तो उठा ही नहीं ना। अब आप देखिए, सब्सिडी पे बच्चा आईआईटी करता है और कितने मजे से जाकर अमेरिका में नौकरी कर रहा है। आप सब्सिडी पर पढ़ रहे हैं, वो सब्सिडी कहां से आती है? वो हमारे टैक्स से जाती है और उनके भीतर देश की सेवा करने का कोई विचार नहीं होता। और हम बड़ा गर्व करते हैं, हमारा आईआईटीएन सुंदर पिचई जी यहाँ बैठे हैं, वो वहां बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं। अरे देश को उसका प्रतिदान तो मिले। अगर इतना बुद्धिबल आप में विकसित हुआ, इतना कौशल आपने विकसित कर पाया, तो आप कुछ तो उसको देश को लौटाएंगे। पर ये भावना कहां से आएगी? गुंजन जी, मेरा सवाल है खिचड़ी हिंदी के बारे में। मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मैं हिंग्लिश के बारे में नहीं पूछ रही। मैं संस्कृत निष्ठ हिंदी या उर्दू निष्ठ हिंदी की बात कर रही हूँ। मैं जहां से आती हूँ, आई कम फ्रॉम, माय एंसेस्टर्स केम फ्रॉम पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो हमारी भाषा 5 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें फारसी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है थोड़ी बहुत। और काफी देर तक, सो मच सो कि मेरे फादर जब पढ़ते थे स्कूल में, तब तक सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सब फारसी में होती थी और पर्सनल मेल्स, एक दूसरे को जो चिट्ठियां लिखी जाती थी रिश्तेदारों को, वो उर्दू में लिखी जाती थी काफी देर तक। हिंदी तो हमारी जनरेशन ने शुरू से सीखी है। तो जब लोग बात करते हैं शुद्ध हिंदी की, जिसको संस्कृत निष्ठ हिंदी को शुद्ध मानते हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पीकर है, मैं उनका बहुत मान करती हूँ। और वो तो कहते हैं कि मैं तो 1000 नहीं बोलता, मैं तो पेट्रोल पंप पे भी बोलता हूँ 2 सहस्त्र का डाल दो। सो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है वो। लेकिन बिल्कुल मान नहीं सकती मैं, क्योंकि मैं अभी भी कहूंगी कि मेरी ना तो कोई लैंग्वेज है, ना कोई मेरी भाषा है, मेरी बोली है, मेरी अभी भी बोली है। और मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सवाल है। तो आई डोंट नो हाउ यू विल फील कोई अबाउट दिस। आपत्ति नहीं है। देखिए, उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, जैसे रामविलास जी की मैंने बात की थी, और हमारे एक डायरेक्टर साहब थे जब मैं पढ़ती थी, महेंद्र नाथ दुबे जी। तो वो हमें बड़ी अच्छी तरह बैठाकर समझाते थे कि देखो, उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं है और भाषा में तब तक अंतर नहीं होता है जब तक उसकी क्रियाएं और प्रत्यय एक ही होते हैं। आप उर्दू में शब्द लगा सकते हैं अरबी फारसी के, लेकिन आप क्रियाएं लगाइए,
उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, सिर्फ अंतर इतना है, एक संस्कृत निष्ठ हिंदी हो जाती है, एक में जैसे जिसमें फारसी बहुलता होती है उसको हम उर्दू निष्ठ कह देते हैं। ऐसा बहुत अंतर भाषा में नहीं है, क्योंकि उसके जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी प्रत्यय हैं, क्योंकि उर्दू का जन्म कैसे हुआ, जब फारसी और अरबी बोलने वाले लोग भारत में आए और हमसे जुड़े, तो जो मेल जोल से जो भाषा बनी वो उर्दू थी। तो उसमें क्रियाएं और प्रत्यय तो सारे हिंदी के ही रहे। नजीर लिखते थे, गालिब लिखते थे, क्या आप उनको हिंदी, उनके साहित्य को बिल्कुल अलग कर देंगे उर्दू का साहित्य करके? ये उर्दू और हिंदी को अलग करने की भी जो राजनीति थी, ये अंग्रेजों की चलाई हुई थी। अंग्रेजों ने इस पे बहुत बल दिया, उर्दू और हिंदी अलग अलग है। और ये भी इस तरह, मैंने आपसे कहा ना, अंग्रेजों से अच्छा टीचर नहीं हो सकता इस दुनिया में। एक बार जो पढ़ा दिया तो पीढ़ियां बदल गई, पर हम भूलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे अच्छे हिंदी के विद्वान, इस पर बहस है हिंदी में भी, मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में भी ये एक विवाद का विषय है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें, अगर आप सवाल पूछ, देखिए अंग्रेजी क्यों, अभी राहुल जी ने भी यही बात कही, अंग्रेजी वर्नाकुलर से कैसे इतनी समृद्ध भाषा बन पाई? उन्होंने अपना शब्दकोश जो बहुत छोटा था उसको बढ़ाया। दुनिया में वो जितनी जगह गए, जहां जिस भाषा के शब्द मिले, सारे उन्होंने अपने शब्दकोश में डाल दिए। और हम इतने आग्रहवादी हो जाना चाहते हैं कि हम उर्दू के ही शब्दों को नहीं डालना चाहते। अरे प्रश्न पूछा या सवाल पूछा, क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? परेशानी और कठिनाई कहने से भी बात तो उतनी ही समझ में आ रही है। परेशानी यहां पर उत्पन्न हो रही है कि जबरदस्ती पहले 4-5 साल एक विदेशी भाषा सिखा सिखाकर बच्चों को ये बता दिया जा रहा है कि जो कुछ तुम बोलते हो वो सब बोली है, वो सब भदेस है, वो सब देशज है, उसमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता, उसमें ज्ञान का, उसमें शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती। और जब संघीय विचारधारा वाली सरकार भी अगर इस बात को मान बैठी है, तो फिर तो कहने के लिए क्या ही शेष रह जाता है। अब इसमें आगे एक और सवाल है, मैं ट्रांसलेशंस करती हूँ हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, तो उसमें मुझे ये दुविधा रहती है, मेरे को हमेशा क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि आपको कौन सी वाली हिंदी चाहिए। एक होती है अगर और सिर्फ वाली हिंदी, दूसरी होती है केवल और यदि वाली हिंदी। तो हम बोलते ये हैं कि चलो मैं ये भाषा बोल रही हूँ, लेकिन लिखते यह है, बोलते यह नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर भाषा में होता है, ये तो हर भाषा में होता है पर्णा जी। जो लिखने का रूप होता है, मानक रूप होता है भाषा का। अब बहन बोलते हैं, लेकिन आपस में बहन, आगरा की तरफ तो बहन और बहन का भी बहन हो जाता है, अरे बहन सुन। तो ये तो हर भाषा, ये भाषा की जीवंतता होती है। क्योंकि मैं साहित्य से हूं, इसलिए मैं ये बात आपको समझा सकती हूँ कि ये, इससे ही तो भाषाएं जीवंत बनी रहती हैं। यदि आप बिल्कुल जीवन में ऐसे बोलने ले, यह देखिए क्या हो रहा है, तो आपको खुद जुड़ाव अनुभव नहीं होगा। ये भाषा कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय, लेक्चर देते समय तो अच्छी लगती है, लेकिन जब हम किसी से आत्मीयता के साथ बात करते हैं तो हमारा सहज हो जाना स्वाभाविक है। और ये तो सदैव चलता रहेगा, क्योंकि जब राजसभाओं में पंडित लोग संस्कृत में बात करते थे, तब भी भाषा के प्राकृत रूप होते थे। और जो लोग बहुत शिक्षित दीक्षित नहीं होते थे, वो सरल संस्कृत या प्राकृत भाषाओं में बातें किया करते थे। तो ये तो स्वरूप भाषा कैसी भी होती है, स्वयं ही बना लेती है। नमस्कार गुंजन जी, आपको सुन के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने प्राइमरी से लेके और इंटर क्लासेस तक कॉलेज में हिंदी पढ़ाई हुई है जी। दक्षिण के स्कूलों में और हरियाणा के स्कूलों में और दिल्ली के स्कूलों में जी। अब मैं आगरा सेटल हुई हूँ, लेकिन मेरा काम अभी सतत चल रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार की, और वो मैं अपनी नातनी के माध्यम से कर रही हूँ कि हिंदी में कविताएं लिख के उसको अक्षर ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान करा रही। इसी तरह कहानियां सुना के उसे हिंदी के प्रति रुचि जागृत कर रही। तो जो सवाल आज के लोगों ने किया कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाएं, तो जब तक हमारे अपने मन में ये आशा जागृत नहीं होगी क्या हिंदी में बच्चों में आत्मविश्वास जागृत किया जा सकता है और हिंदी को पूरी तरीके से
राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है, तो तब तक सरकार से कोई भी अपेक्षा करना व्यर्थ है। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार को इसमें पहले पहल करनी पड़ेगी। हम कितना भी चाहें, हम बच्चों को देखिए, जैसे लोग कुरान पढ़ते हैं तो इतनी अरबी बच्चों को सिखाते हैं, मदरसे में याद कराते हैं, तो कुछ मुझे डर लगता है कि वैसी सी स्थितियां ना हो जाए। तो हमें जब तक शिक्षा और रोजगार से भाषा नहीं जुड़ेगी, तो हो सकता है अभी आगामी 100-150 वर्षों तक भी, पर आगे जाकर फिर भी उसका कोई भविष्य बन नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सरकार से मांग करने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा, लेकिन ये कदम तो सरकार को ही उठाना होगा। हम ज्ञापन दे सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, हम ज्ञापन दे सकते हैं कि क्यों भारतीय जनता को इतना त्रस्त किया जा रहा है, क्यों नहीं भारतीय जनता की शिक्षा दीक्षा उनकी ही भाषा में हो। लेकिन हम कैसे, हमें टकराना पड़ेगा उन प्रोफेसर से आईआईटी के, जो ये कहते हैं कि केवल अंग्रेजी में ही आईआईटी की पढ़ाई हो सकती है। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें आप तकनीकी नहीं सीख सकते। क्या डॉक्टर ऑपरेशन करना मतलब सीखने के लिए कोई अंग्रेजी की प्रतिबद्धता होती है? क्या पूरी दुनिया में केवल अंग्रेजी बोलने वाले ऑपरेशन कर पाते हैं? मतलब ये एक अजीब सी चीज गढ़ ली गई है जिसका कोई तार्किक आधार ही नहीं है। आपको लगता है कहीं पे ये एक एलीट वर्सेस सबाल्टर्न है, जहां पे कि एलीट नहीं समझना चाहता है कि भाषा क्यों जरूरी है और क्या है, और कॉमन पर्सन को क्या चाहिए? सॉरी अगर मैं थोड़ा देखिए, एक बात आपकी बात से, एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरी आपत्ति यहाँ है कि अब तक सरकारें नहीं देख पाई, इस सरकार से हम अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो वो तो ये देखे कि अंग्रेजी शिक्षा का पर्याय नहीं है। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि इस सरकार से हम ये आशा रख रहे थे कि वो ये देखे अंग्रेजी शिक्षा का पर्याय नहीं है, और उन स्कूलों को भी अंग्रेजी माध्यम का बनाने के स्थान पर अगर नई शिक्षा नीति में अपनी ही भाषा में बच्चों को शिक्षा देने की नीतियों को थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाएगा, तो ये भाषाएं पनपेंगी। उन्होंने एनईपी में जिस तरह से भाषाओं की बात की है, वहां भाषा संरक्षण की योजना तो दिखाई दे रही है। जैसे वो ये चाहते हैं कि प्रादेशिक भाषाएं सीखें बच्चे, जिससे उन्हें भूले नहीं, अपनी भाषा में थोड़ा बहुत वो पढ़ना शुरू करें जिससे वो भूले नहीं, जिससे वो भाषाएं का अस्तित्व बना रहे, और जो हमने कहा कि भाषाएं संस्कृति वहन करती है तो उसका अस्तित्व बना रहे। लेकिन जिस स्तर तक मैं बात कर रही हूं कि शिक्षा क्यों नहीं भाषा शिक्षा और तकनीक की भाषा होगी, वहां तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगी अगर विकल्प हम साथ में रखते रहेंगे, जो हम 70 साल से रखते रहे हैं। भाषा में एलीट षड्यंत्र एक बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, जब हमेशा एलीट वर्ग जो होता है, एक विशेष वर्ग, ये चाहता है कि उसकी भाषा सामान्य वर्ग से अलग हो, जिससे वो खुद को एलीट सिद्ध कर सके। जब हमारे यहाँ पुरोहित और राजा होते थे तो वो सामान्य जनता से अलग संस्कृत बोलते थे। उसके बाद राजसभाओं की भाषा फारसी बनी, जो कि आमजन की भाषा नहीं थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी को और फारसी को उसकी भाषा बनाकर रखा, जो कि उस समय भी सामान्य जनता की भाषा नहीं थी। और धीरे धीरे फारसी तो हटती चली गई, अंग्रेजी हो गई। और ये बात मैंने बोली थी कि जिन लोगों को इस पर कब्जेदारी मिलती जा रही है, जो खुद को अलग दिखाना चाहते हैं, आप उस एलीट का रहन सहन, उनकी बातचीतें देखिए, आप उनका विमर्श देखिए, कहीं भी उसमें जमीन से जुड़ी हुई बातें, जमीन से जुड़ी हुई संवेदनाएं होती ही नहीं है। स्वयं को बस एक अलग वर्ग दिखाना और ये सिद्ध करना कि वो सुपीरियर है और दूसरा जो है वो हीन है, ये इस षड्यंत्र में भाषा का बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है शुरू से। और इस बात को कई लोग अन्यथा न लें, कुछ ये एलीट सा दिखने का ही लालच हमारे आजादी के समय के मुख्य नीति नियंताओं को भी था, जो उस समय अंग्रेजी रहन सहन की बिल्कुल नकल किया करते थे, और यही लोभ उनको ले डूबा। और इसी कारण उन्होंने अंग्रेजी की इतनी वकालत की कि जिस समय संविधान के समय ही हम इस लड़ाई को पूरा जीत सकते थे, और हम इतनी बड़ी ऐतिहासिक भूल कर बैठे और उस लड़ाई को हम वहीं पर हार गए, जिसके लिए आज आप और मैं सब इतना प्रयास कर रहे हैं, पर ये मार्ग हमें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हम सरकार को इसके प्रति सचेत करें
और वापस अपने भाषाओं को उनकी अस्मिता और अधिकार दिला पाए? मेरा कुछ सजेशन था बेसिकली ना, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि हिंदी को कैसे प्रमोट करें, कैसे मोटिवेट करें लोगों को। तो इसमें मैं महात्मा गांधी का ही एग्जांपल देना चाहूंगा। उन्होंने 100 साल पहले जो 2 टूल बताए थे, असहयोग और बहिष्कार, इन 2 चीजों पे हमें काम करना होगा। जैसे कि अपना नाम, बेसिकली छोटी चीज से हम स्टार्ट करेंगे, अपना नाम हिंदी में लिखें, और जहां तक हो सके हम हिंदी में एप्लीकेशन को लिखें। मेल में भी अपना नाम रिगार्ड्स के नीचे हिंदी में डालें, तो उससे उसका प्रमोशन होगा। और दूसरा ये है, दूसरी तरफ की इंग्लिश को थोड़ा चिढ़ाना चालू करें कि भाई किसी से अर्थ का पर्यायवाची पूछें, मून का पर्यायवाची पूछें, सन का पर्यायवाची पूछें। मेरे हिसाब से जितने लोगों से मैंने आज तक पूछा है, कोई नहीं बता पाया इंग्लिश में इनका नेक्स्ट नेम, जो यूनिक चीजें हैं। सन का कोई नहीं बता पाया, मून का भी कोई नहीं बता पाया, अर्थ का भी कोई नहीं बता पाया। और तीसरी बात है, जो हम राजनेताओं की बात करते हैं, उस दिशा में हम मतलब उस दिशा में हम इस तरीके से काम करें, जहां हमारा काम हिंदी में हो सकता है वहां हम हिंदी में करें और डिमांड करें। इवन इफ प्राइवेट कंपनियों में भी हम डिमांड कर सकते हैं। कस्टमर है हम, क्योंकि तो कस्टमर कुछ भी चीज डिमांड कर सकता है। जब कुछ लोग डिमांड क्रिएट करेंगे ट्विटर पे या फिर एप्लीकेशन लिख के, दुकान वाले को ही बोलेंगे यार ये हिंदी में होता तो सही रहता, तो मैं लेता। इस तरीके से थोड़ा हमें करना होगा। जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई चढ़ाने की, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। उनके रास्ते ही हम उन्हें मार पाएंगे। तो ये मेरा एक सजेशन था छोटा सा। अच्छा सुझाव है। व्यवहार में लाना और संगठित होना तो इसकी पहली शर्त है ही, और सुनियोजित तरीके से यदि इन सब चीजों को एक दिशा मिल जाएगी तो शायद हम सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। यहाँ पे जो भी पिता माता या जो भी मतलब पेरेंट्स जिसे कहते हैं, जो भी बैठे हैं, उनके लिए एक मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि संस्कृत पुराना चीज नहीं है। संस्कृत कोई पुराना हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नया, क्योंकि संस्कृत के साथ क्वांटम मैकेनिक्स का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे स्कॉडिंजर ने खुद इंटरव्यू में स्वयं कहा था कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया लिया था वेदों से, वेदों को पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करने के बाद। ये कहना चाहता हूँ। अगर आप इसमें कुछ रिमार्क्स करना चाहते कर सकते हैं, आप कुछ कमेंट कीजिए तो कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये संस्कृत जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, और अपने समय में जितना भी, अभी आप देखिए कि जो हमारे चक्र वेधन की जो प्रक्रिया होती है, समाधि अवस्था की, ध्यान अवस्था की, उसको भी अभी मैं कुछ नाम भूल रही हूँ, और एक अंग्रेजी विद्वान ने उसको बड़ी अच्छी सी एक थ्योरी करके प्रस्तुत कर दिया है। और जब उसको देखा गया तो वो हमारे वो चक्र भेदन थे जो 8 चक्र हमारी साधना पद्धति में बताए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत के ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है, बल्कि सूत्र भी हैं बहुत सारे जो आगे जाकर विज्ञान के रूप में विकसित हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल तर्कसंगत है, और हम उसे आगे तभी ले जा पाएंगे जब हम अपनी भाषाओं से जुड़ेंगे। यदि हम जुड़ ही नहीं रहे हैं अपनी चीजों से, तो हम कैसे अपनी संस्कृत के इतने बड़े खजाने को खंगाल भी पाएंगे। यहाँ तो बच्चे अपनी हिंदी में ही, अपनी तमिल तेलुगु भाषाओं में ही रुचि नहीं ले रहे हैं, और आप लोगों ने भी इस बात में बहुत सारे सभी ने आपने इसमें अपना मत रखा और ये बात स्वीकार की है। तो हैंडमेड जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बधाई आपको। आपका शोध कार्य बहुत अच्छा रहे और संस्कृत की ऐसी नई नई चीजें आप उद्घाटित करें, ऐसी शुभकामनाएं।